गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपके चैप्टर नंबर 16 चैप्टर नंबर जो 16 था उसकी बात कर रहे थे। प्लांट टिश्यू कल्चर। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के जिस टॉपिक की बात की थी वो था टाइप्स ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर की हमने बात की, जिसमें मैंने आपको दो प्रकार जो थे वो कंप्लीट करवा दिए थे। एक जो था वो था सबसे पहले कैलस संवर्धन। क्या था? सबसे पहले बात करें कैलस कल्चर, और सेकंड हमने किया था ऑर्गन कल्चर। सेकंड हमने क्या कर लिया था? ऑर्गन कल्चर की बात जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमारा तीसरा रहेगा 3 नंबर, वो है एम्ब्रियो कल्चर, अर्थात भ्रूण संवर्धन। एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर की बात करते हैं तो पौधे के अपरिपक्वता अथवा पूर्ण परिपक्व भ्रूण के संवर्धन को ही क्या कहा जाता है? या तो परिपक्व भ्रूण, परिपक्व या अपरिपक्व भ्रूण के संवर्धन को ही क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो कल्चर कहा जाता है। भ्रूण संवर्धन का जो उपयोग है वो अपरिपक्व भ्रूण के विकास तथा परिपक्व भ्रूण की वृद्धि के लिए किया जाता है। यदि अपरिपक्व भ्रूण है तो इसके विकास के लिए ये संवर्धन किया जाता है। किसके लिए? इसके विकास के लिए। और यदि परिपक्व भ्रूण है तो इसकी वृद्धि के लिए, वृद्धि एवं अंकुरण के लिए क्या किया जाता है? भ्रूण संवर्धन किया जाता है। अपरिपक्व भ्रूण संवर्धन को भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें अपरिपक्व भ्रूण की, अपरिपक्व भ्रूण के भ्रूण संवर्धन को क्या कहा जाता है? भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा भी इसको बोला जाता है। किसको? अपरिपक्व भ्रूण संवर्धन को क्या बोला जाता है? भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा। क्योंकि ये अपरिपक्व है, उसका हम संवर्धन कर रहे हैं तो उसका हम बचाव कर रहे हैं, उसकी रक्षा जो है वो हम कर रहे हैं। इस तकनीक का उपयोग दूरस्थ संकरण में अलग विकसित भ्रूण को बचाने में भी किया जाता है, जिससे जो संकरण से प्राप्त होने वाले दुर्लभ जनसंपादक जो हैं उनको विकसित किया जा सके। जो दुर्लभ जनसंपादक हैं उनको आसानी से विकसित जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 4 नंबर। किसकी बात करते हैं? 4 नंबर की बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर के अंदर। परागकोश तथा परागकण संवर्धन। परागकोश तथा परागकण संवर्धन। एंथर एंड पोलन ग्रेन कल्चर की बात अभी करते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन आप लोग जानते हैं, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जिस मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बनते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। इस अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु जो है परागकोश का पात्रीय संवर्धन किया गया। परागकोश का क्या किया गया? परागकोश का पात्रीय संवर्धन। पात्रीय संवर्धन मैंने आपको बताया था
किसी भी पात्र के अंदर जो संवर्धन की क्रिया होती है, जैसे परक नली हो, फ्लास्क हो, इनके अंदर उसे क्या बोला जाता है? पात्रीय संवर्धन बोला जाता है। तो प्राक कोश का पात्रीय संवर्धन करके अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया गया था, जो सर्वप्रथम जापान के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जापान के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था शिमाकुरे। क्या नाम था? शिमाकुरे। इन्होंने सन 1943 में किया था। सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए प्राक कोश का पात्रीय संवर्धन किया था जापान के शिमाकुरे ने 1943 के अंदर किया था। इसके अलावा सन 1964 की अगर बात करें, 1964 की बात करें तो भारतीय वैज्ञानिक भी थे। एक तो था शिप्रागुहा मुखर्जी, और दूसरे जो थे उनका नाम था सतीश चंद्र। क्या नाम था? सतीश चंद्र माहेश्वरी। ठीक है। इन्होंने धतूरे के पौधे के प्राक कोश व प्राक कण संवर्धन से अगुणित पादप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। भारतीय वैज्ञानिक शिप्रागुहा मुखर्जी तथा सतीश चंद्र माहेश्वरी ने कब 1964 में क्या किया था? धतूरे का जो पादप होता है, धतूरे का जो पौधा होता है, इस पौधे के इन्होंने प्राक कोश व प्राक कण का क्या किया? संवर्धन किया। और संवर्धन करके इन्होंने क्या प्राप्त किया? एक अगुणित पादप प्राप्त किया, या उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की। किसने? शिप्रागुहा मुखर्जी और सतीश चंद्र माहेश्वरी ने। कब? 1964 के अंदर। कब की थी? 1964 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो अगुणित पादप प्राप्त करने की तकनीक का उपयोग पादप प्रजनन में शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने में भी किया जाता है। क्या प्राप्त करने में किया जाता है? शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने में भी किया जाता है। शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने में भी किया जाता है। सोलेनेसी कुल, जैसे आलू वगैरह आते हैं ना, सोलेनेसी कुल के पादपों में सबसे अधिक अगुणित पादप विकसित किए गए हैं। तो ये बात आप नोट में याद रख सकते हो। कौन से कुल में सबसे अधिक अगुणित पादप विकसित किए गए हैं? अगुणित पादप विकसित किए गए हैं। तो वो कौन सा कुल है? सोलेनेसी कुल। कौन सा कुल है? सोलेनेसी कुल के अंदर ये विकसित जो है वो किए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्राक कोश तथा प्राक कण संवर्धन हो गया है। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं इसके कि किस प्रकार से जो है वो प्राप्त किया जाता है, तो देखिए इसका छोटा सा डायग्राम है, वो अगर हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले की जो प्रोसेस होगी कि हमने क्या किया, कोई पादप है, जैसे पादप लगा रखा है, गमले के अंदर क्या है? पादप है। ठीक है। और इस पादप जो है वो इस प्रकार से लगा हुआ, पादप इस प्रकार से इसके अंदर लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, इससे जो इसका पुंकेसर था उसको बाहर निकाल लिया। किसको बाहर निकाल लिया? पुंकेसर को बाहर निकाल लिया। पुंकेसर से हमने प्राक कोश को अलग कर लिया। किसको अलग कर लिया? जो प्राक कोश होते हैं उनको अलग कर लिया। इस प्रकार से प्राक कोश होते हैं उनको अलग कर लिया। पुंकेसर से हमने क्या अलग कर लिया? प्राक कोश अलग कर लिया। प्राक कोश को जो है हमने एक पात्र के अंदर डाल लिया, पात्रीय संवर्धन। मैंने आपको बताया था ना, एक इस प्रकार से कीपनुमा पात्र के अंदर हमने उसको डाल लिया। किसको? प्राक कोश को। डालने के बाद इसका संवर्धन करने के बाद में हमें इस प्रकार की संरचना जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। प्राप्त होने के बाद में इससे क्या होगा? एक तो अगुणित भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? एक तो अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। और ठीक है, ये इस प्रकार से अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। साथ में इस प्रकार से भी आप लोग इसको देख सकते हो। ये बनते हैं किससे? प्राक कोश से। प्राक कोश से अगुणित भ्रूणपोष बनने के बाद में हम इसको क्या करते हैं? एक पात्र के अंदर ले लेते हैं।
पात्र के अंदर लेने के बाद इसको इस प्रकार से इसके अंदर रखते हैं तो एक प्लांट रूप ग्रहण होने लगता है, जिसे अगुणित पादपक कहा जाता है। अगुणित क्या कहा जाता है? पादपक कहा जाता है। और इस दूसरे भ्रूण से हम क्या करते हैं? कैलस का निर्माण करते हैं, और कैलस से भी यही किया जाता है। क्या किया जाता है? अगुणितक पादप जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगुणितक पादप को हम कोल्चिन उपचार करते हैं। क्या करते हैं? कोल्चिन उपचार करते हैं। कौन सा उपचार करते हैं? कोल्चिन उपचार करते हैं, जिसके बाद में हमें एक जैसा हमने पादप लिया था, द्विगुणित पादप लिया था, वैसा का वैसा पादप हमें जो है वो क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। द्विगुणित पादप जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। द्विगुणित पादप जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो इसका हमने ये पुंकेसर लिया, पुंकेसर से हमने क्या निकाले? परागकण निकाले। ये इधर वाली साइड का जो हमने किया है ये परागकोश संवर्धन है। कौन सा संवर्धन है? परागकोश संवर्धन है। कौन सा संवर्धन है? परागकोश। अगर परागकण की बात करें तो हमने परागकोश से परागकण निकाले, निकाल कर उनको एक पात्र के अंदर लिया। इस प्रकार से पात्र के अंदर हमने परागकण जो है वो भर लिए। भरने के बाद में इससे जो है भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। पराग भ्रूण का निर्माण होता है और इससे क्या है? पराग भ्रूण निर्मित हो जाएगा, जिससे क्या है? अगुणित जो पादपक है वो निर्मित हो जाएगा और लास्ट में कोल्चिन उपचार द्वारा द्विगुणित पादप जो है वो प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये कौन सा हो गया? परागकण संवर्धन। और हमारा टॉपिक क्या था? परागकोश तथा परागकण संवर्धन। तो इस प्रकार से भारतीय वैज्ञानिक शिप्रा गुहा मुखर्जी और सतीश चंद्र महेश्वरी ने धतूरे के पादप से परागकोश और परागकण संवर्धन करके अगुणित पादप का विकास भी 1964 के अंदर किया था। तो प्यारे बच्चों, ये था परागकोश तथा परागकण संवर्धन। इसके बाद में बात करते हैं कोशिका निलंबन संवर्धन की। इसके बाद में जो अगला है 5वां, उसकी बात करते हैं। उसकी बात करते हैं 5 नंबर जो है कोशिका निलंबन, कोशिका निलंबन संवर्धन, कोशिका निलंबन संवर्धन। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, इसकी बात हम लोग करते हैं। ये जो मैंने अभी लिखा है इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है? जो तरल माध्यम में कोशिकाओं का संवर्धन होता है उसे निलंबन संवर्धन कहा जाता है। किसके अंदर? तरल माध्यम। किसके अंदर? तरल माध्यम में जो सेल्स का संवर्धन होता है, सेल्स का संवर्धन होता है उसे क्या कहा जाता है? निलंबन संवर्धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निलंबन संवर्धन जो है वो बोला जाता है। और निलंबन संवर्धन का उपयोग जो है व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। जैव सहक्रिय अणुओं तथा द्वितीयक उपापजीवों से संश्लेषण उत्पादन में भी किया जाता है। विगलित या एकल पादप कोशिका को समांतरवातित तरल संवर्धन माध्यम पर भी संवर्धित किया जाता है। इन कोशिकाओं को अलग रखने व संवर्धन माध्यम में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने हेतु भी इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं अब 6 नंबर की। लास्ट जो था 6 नंबर, जीव द्रवक संवर्धन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर की बात करते हैं तो देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंदर जीव द्रवक संवर्धन की प्रक्रिया में जो सर्वप्रथम निर्जमीकृत चयन कर्तोत्तक जो होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिनेज एंजाइम से उपचारित कर उन्हें क्या किया जाता है? भीति रहित बनाया जाता है। और इन भीति रहित पादप कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? भी कोई सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, ये इसका केंद्र का, ये इसके अंदर है जो कोशिका द्रव भरा हुआ है। जब इसकी भित्ति को हम हटा देंगे तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बचेगा? जीव द्रवक बचेगा। क्या बचेगा? जीव द्रवक बचता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जीव द्रवक कहा जाता है। भित्ति रहित कोशिका जिनको क्या कहा जाता है? जीव द्रवक कहा जाता है। को तरल संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं। अब इसको किस पर ले जाएंगे? तरल संवर्धन माध्यम पर ले जाएंगे और उसके बाद इसे अर्धठोस माध्यम पर, इसके बाद इसे अर्धठोस माध्यम पर संवर्धित करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? पादपों का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से अंग जनन
अंग जनन या कायिक भ्रूण जनन की विधियों द्वारा जो है एक नए पादप का निर्माण जो है वो कर लिया जाता है। तो जीव संवर्धक प्रक्रिया का उपयोग जो है वो हाइब्रिड निर्माण में किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, किस निर्माण में किया जाता है, हाइब्रिड फॉर्मेशन के अंदर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों हमारे जो टाइप्स ऑफ कल्चर थे, टाइप्स ऑफ कल्चर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद हम कल जो बात करेंगे पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग व उपलब्धियों की बात जो है वो करेंगे, एप्लीकेशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर।